दोस्तों, आप सुन रहे हैं अमीन सयानी की आवाज और आज हम सुनेंगे उनकी बातचीत हिंदी सिनेमा के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ, जैसे CS दुबे, रमेश देव, परीक्षित साहनी, जलाल आगा, रोहिणी हट्टांगड़ी और कंवलजीत। अच्छा दुबे साहब, जब आप शूटिंग के लिए जाया करते हैं तो जब कोई शॉट नहीं लिया जा रहा हो या कोई थोड़ा सा टाइम इंटरवल कहीं मिल जाए बैठने का आराम से, तो बहुत सारे सितारे और खासकर हीरोइंस आपको अपने पास बुला लेती हैं ताकि आप उनका मनोरंजन करें। ये सुना आपने अमीन भाई, और मेरा ख्याल है कि अब आप ये भी पूछने वाले हैं कि श्रोताओं के लिए भी कुछ सुनाइए। हाँ, देखिए हमारे सारे श्रोता जो आपके फैंस हैं जी मुंतजर हैं। तो मैं सुनाता हूँ कि दवा बेचने वाले शुद्ध हिंदी में दवा कैसे बेचेंगे। शुद्ध हिंदी में दवा बेचेंगे? अच्छा। कि मान्यवर महोदय, आप सब गुणीजनों को चाहते हैं, इसलिए मैंने यदि आपके सामने अपने गुणों का कुछ वर्णन किया तो मुझे आशा है कि आप मुझसे अप्रसन्न होंगे। यूं मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, परंतु विद्याभ्यासार्थ मैंने काशी जी के महामहोपाध्याय वैयाकरण गजेंद्र मर्दन पटुशंख चक्रधारी शास्त्री की सेवा में 20 वर्ष बिताए हैं। इसलिए मैंने शब्द रूपावली, धातु रूपावली, समास चक्र इत्यादि प्रचंड ग्रंथ अत से इति तक कह डालने की शक्ति संपादन कर ली। यह सब तो मेरी विद्या के संबंध में हुआ। अब मेरी दवाइयों का कुछ वर्णन सुन लीजिए। मेरे पास अनंत औषधियां हैं जिनका कि मैं कहाँ तक वर्णन करूं, लेकिन आपका विश्वास संपादित करने के लिए मैं केवल आपको एक ही औषधि के गुण सुनाता हूँ। अच्छा। यह शीशी देखिए, देखने में बिल्कुल छोटी है लेकिन गुणों में महान खोटी है। एक वक्त एक श्रीमान के प्यारे कुत्ते की पूंछ किसी दुष्ट ने काट डाली। समस्त वैद्य, हकीम, हाइड्रोपाथ, होम्योपाथ हार गए, लेकिन वो कटी कटाई पूंछ कोई नहीं जोड़ सका। अंत में वो श्रीमान अपने कुत्ते को लेकर मेरे पास आए। मैंने इस रसायन की एक बूंद कुत्ते की कटी हुई पूंछ के स्थान पर लगाई और एक बूंद कुत्ते की कटी हुई पूंछ में लगाई। बस क्या था, लगाते ही चमत्कार पैदा हुआ। कुत्ते की नई पूंछ निकल आई और कटी हुई पूंछ से नया कुत्ता पैदा हो गया। अरे वाह। अच्छा दूसरा एक और बस। अब अमीन भाई एक बड़ा मजेदार है, जो आप तो यानी रेडियो के अलावा स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी करते रहते हैं। तो एक व्यक्ति थे, वो श्री अमीन सयानी के पास पहुंचे और कहने लगे कि अमीन साहब, रामलीला मैदान में मेरा प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ पर आप अगर आकर के अनाउंसमेंट कर देंगे तो मेरा प्रोग्राम बड़ा हिट हो जाएगा। अच्छा। तो अमीन साहब ने कहा कि साहब देखिए, 10-15 दिन से मैं तो जुकाम वगैरह से बहुत परेशान हूँ और मैं आपके प्रोग्राम में आ नहीं सकूंगा। उन्होंने कहा साहब आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपका जुकाम और बुखार दोनों मैंने ले लिया। ये बोल के गया तो अमीन साहब देखते हैं कि साहब वो जाते से ही बुखार ने उतरना शुरू कर दिया, खांसी कम हो गई, नजला कम हो गया, सारा हो गया। तो अब अमीन साहब को ये चिंता हुई कि साहब इस आदमी का पता लगा कर पूछना चाहिए। तो टेलीफोन घुमाया तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए साहब, उनको जुकाम नजले का बहुत सीरियस अटैक हुआ है, तो आप कल सुबह टेलीफोन कीजिए। अब तो साहब अमीन साहब चौकन्ने हो गए कि साहब ये तो कोई चमत्कारिक पुरुष है। दूसरे दिन ऑफिस में आए, ऑफिस में कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, उनसे सुनाया कि भाई एक व्यक्ति ऐसा आया था जो कि बोल के गया कि जुकाम और ये मैंने ले लिया और मैं वाकई क्योर हो गया। तो दूसरे मित्रों ने बताया कि साहब हमारे साथ भी ये हो चुका है। मेरे पास में आया और मैंने कहा कि यार मुझे ब्लड प्रेशर है, तो बोले ब्लड प्रेशर मैंने ले लिया और साहब वो चला गया, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उसको ब्लड प्रेशर हो गया। अब साहब अमीन साहब ने और चारों मित्रों ने सोचा कि इस चमत्कारिक पुरुष के घर पे चलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। पहुंचे साहब, घंटी बजाई तो उसकी पत्नी आकर के कही है, तो बोले जी हमें आपके उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा साहब वो मिल नहीं सकते हैं क्योंकि मैटरनिटी ट्रबल चल रहा है और उनकी डिलीवरी होने वाली है। अरे बहरहाल दुबे साहब, बहुत मजा आया। आज की मुलाकात वाकई बहुत ही रंगीन रही, बहुत ही हसीन रही और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम करोड़ों सुनने वालों की तरफ से, जो कि तमाम सुनने वाले आपके फैंस हैं। धन्यवाद अमीन भाई। सबसे पहला सवाल मैं कंवलजीत सिंह से ये पूछूंगा कि भाई कंवलजीत, तुम्हारा ताल्लुक फिल्मों में आने से पहले कहीं स्पोर्ट्स के मैदान से था या फौज से था? कुछ आर्मी नेवी वगैरह में तुम थे या क्या है?
अमीन भाई, मैं स्पोर्ट्स भी बहुत खेला, लेकिन फौज में मैंने अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा जी, 10th के बाद वहाँ एनडीए का एग्जाम होता है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। उसमें मैं रिटन में भी पास हो गया, एसएसबी में भी पास हो गया, लेकिन वो बाद में एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें रह गया मैं। अच्छा अच्छा। वैसे शौक बहुत था फौज में भर्ती होने का? जी हाँ, मैं बहुत ही नेशनलिस्ट और बहुत पेट्रियोटिक आदमी हुआ करता था। अभी नहीं है? नहीं, अब जरा इंटरनेशनलिस्ट हो गया हूँ। अभी इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा। अरे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ हुई थी? जी, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, बड़ा छोटा सा शहर है। बस सहारनपुर। अब समझ में आई बात कि आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी किस तरह बोल लेते हैं, सहारनपुर के रहने वाले। जी, हिंदुस्तानी तो जैसी वहाँ बोली जाती है वो तो आप सुन भी नहीं सकेंगे मेरा ख्याल। क्यों? वो जो हम वहाँ पे बोलते हैं वो जरा बहुत ही लठमार किस्म की होती है। थोड़ा सा बोल के तो बताइए कि कैसी अब होती है? जैसे मैं आपसे पूछूं कहाँ जा रहे हैं आप, तो वहां पे कहेंगे भाई कहाँ जा रहा। अच्छा अच्छा। तो इस किस्म का कुछ हरियाणवी इन्फ्लुएंस है उस यूपी में, वेस्टर्न यूपी की तरफ। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर भी हरियाणवी के जो का इन्फ्लुएंस, एक और वो मौसम का और खुराक का जो इन्फ्लुएंस होता है इंसान के बदन पर, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस आप पर लगता है? नहीं, वो फिर मेरे हेरिडिटी है। अच्छा। हेरिडिटी वो, क्योंकि फादर भी सरदार जाट, अच्छा, पंजाब से ताल्लुक है। अच्छा जी हाँ। मगर पंजाबियत तो आप में बिल्कुल ही मतलब जबान में नजर नहीं आती। नहीं, वो इसलिए कि मैं बचपन से यूपी में ही रहा हूँ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरी बेल्ट मैं वहीं पे घुमा हूँ। अच्छा अच्छा। डैडी की ट्रांसफर होती रहती थी, तो सिर्फ यूपी में ही होती थी। अच्छा, ये बताइए कि इस तरह चक्कर काटते काटते सारे हिंदुस्तान के और खासकर यूपी के, फिर आप पूना महाराष्ट्र तक कैसे पहुंच गए? पूना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आपने? जी हाँ, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, लेकिन अब हालात यूं थे कि आर्मी नहीं ज्वाइन कर सके हम, तो आगे पढ़ना शुरू किया, इंटर की। फिर इंटर के बाद मुझे कुछ सिनेमा का शौक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मैं प्लेस करने शुरू कर दिए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। इंटरमीडिएट में। तो मैंने डैडी को बोला, मैंने कहा मैं जरा फिल्म ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो कहने लगे नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है, और इसलिए वो एक ट्रेंड जॉब को ज्यादा अहमियत देते हैं। और फिल्मों में तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी बम्बई आए आदमी तो मैं तो जानता भी नहीं था किसी को, तो उस लिहाज से भी मुझे मना कर दिया गया। तो मैं बीए कर रहा था, तो इस दौरान इंस्टीट्यूट जो था वो बहुत पॉपुलर हो गया, पूना। जी हाँ, जया जी की वजह से, शत्रुघ्न की वजह से और नवीन की वजह से, और असरानी भी। असरानी, जी हाँ, वो सब जो जितने भी सीनियर थे उन दोनों। उस वक्त फिर मैंने डैडी से पूछा, देखिए अब ये एक सही रास्ता है जहाँ पे मुझे क्वालिफाई करूंगा मैं, और अपने बलबूते पे अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो देयर शुड बी नो हार्म। कोई वजह नहीं है कि आप मुझे जाने ना दें। और मेरे डैडी जो हैं बड़े राशनल किस्म के आदमी है, बहुत लिबरल। तो उन्होंने कहा अगर ठीक है तुम इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर यू कैन गो अहेड। बहरहाल इंस्टीट्यूट का एग्जाम दिया मैं, तो ऑडिशन में भी निकल गया। तो फिर उसके बाद आई वाज सेंट टू पूना। अब पूना से ज्यादा डायरेक्ट कल्चर शॉक नहीं लगा मुझे इतना, जितना कि बम्बई में। एक अजीब, यहाँ पे जब बम्बई से ट्रेन पे भी आ रहा था, प्लांटेशंस अलग, जबान बदलती जा रही थी, कुछ हिंदुस्तानी से अलग होती जा रही थी, तो वो एक बहुत ही इनसिक्योर फील कर रहा था मैं। बम्बई जिस दिन उतरा, जब मैं चाय पीने गया एक रेस्टोरेंट में, तो आधा कप चाय, वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान उसने किया। हाँ, यूपी में तो वो लस्सी का दूध मिलेगा वो ग्लास में जो बाकायदा आती है यूपी में, वो आधा कप चाय ने मुझे बहुत तंग किया। तो मैं सोचा मैं यहाँ से चला जाता हूँ वापस। लेकिन जब पूना पहुंचा, देहरादून का उसमें जायजा मिला। देहरादून? जी। अरे, और क्योंकि देहरादून हमारे सहारनपुर के बहुत करीब है और मसूरी में पड़ता था, तो देहरादून से मैं बहुत ही अच्छी तरह वाबस्ता हूँ और वाकिफ भी हूँ। तो इसलिए मुझे पूना सूट कर गया, या मैं पूना को सूट कर गया। रोहिणी जी, आप बताइए कि फिल्मों में काम करते करते यकायक आपको फिल्म गांधी में कस्तूरबा के रोल के लिए किस तरह अप्रोच कर लिया गया? हमारी कास्टिंग डायरेक्टर डॉली ठाकुर, उन्होंने सर रिचर्ड से बहुत सारी एक्ट्रेसेसों को मिलवाया था। वैसे मुझे जो पता है वो भक्ति बर्वे हैं, स्मिता पाटिल है, और बहुत सारे एक्ट्रेसेस को मिले थे सर रिचर्ड इससे पहले। मेरा नाम उसने सजेस्ट किया था सर रिचर्ड को, और मैं सर रिचर्ड को
1 घंटे के लिए मैं मिली। तब हमारी बात तो हुई सिर्फ थिएटर के बारे में, मराठी थिएटर के बारे में, इंडियन थिएटर के बारे में, ऐसे फिल्मों के बारे में कुछ बात नहीं हुई। लेकिन दूसरे दिन मुझे पता चला कि मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए लंदन जाना है। अच्छा अच्छा। और वो भी 6 दिनों के बाद। अच्छा। वहां जाने से पहले भारत में ही हमें एक सीन दे दिया गया था और वहां जाके हमें लंदन में स्क्रीन टेस्ट देनी थी। ये कौन सा सीन था? सीन था जो पाखाने धोने के लिए मना करती हैं और जो बहुत बड़ा झगड़ा होता है बा और बापू का, वो सीन था। अच्छा। और जब मैं वहां गई तब मुझे पता चला कि 3 जोड़ियां बा और बापू की स्क्रीन टेस्ट के लिए वहां पे मौजूद होने वाली अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। जी। एक तो भक्ति बर्वे और जॉन हर्ट नाम के एक अमेरिकन एक्टर हैं वो, स्मिता पाटिल और नसीरुद्दीन शाह और बेन किंग्सले और मैं। अच्छा, यानी नसीरुद्दीन शाह भी गांधी के रोल के लिए जी स्क्रीन टेस्ट उनकी भी अच्छा। हुई थी। और वहां पे हमने स्क्रीन टेस्ट दे दी बाकायदा, पूरा सीन हमने वो एक्ट किया। बेन किंग्सले और मैंने। और वहां से मैं निकल आई उसके बाद, और 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मुझे बा का रोल अदा करना है। बहुत खूब, बहुत खूब। रोहिणी जी, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपकी उम्र क्या है, लेकिन फिल्म में आपने बिल्कुल करीब करीब नौजवान कस्तूरबा के साथ साथ काफी उम्र की कस्तूरबा जी 28 से लेके 75 तक की उम्र मैंने दिखाई है। अच्छा, तो ये आपकी जो ट्रेनिंग थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में और उससे पहले बहुत फायदेमंद हुई है। बहुत फायदा उससे हुआ। हाँ। तो मगर ये इस रोल के लिए कुछ खास तैयारी आपको करनी पड़ी? गांधी जी और कस्तूरबा के बारे में तो हमें सिर्फ इतिहास की किताबों में जितना हम स्कूल में पढ़े उतना ही पता था। उनके साउथ अफ्रीका के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तो पहली मैंने बात ये की कि गांधी जी का आत्मचरित्र लेके मैंने वो पढ़ा। अच्छा। तो मुझे पता चला कि गांधी जी का पूरी जिंदगी क्या थी। और उसके बाद मैं कस्तूरबा जी के बारे में मटेरियल मिल सकता है क्या ये देख रही थी, लेकिन बहुत ही कम, यानी सिर्फ 2 ही किताबें मुझे सिर्फ कस्तूरबा जी के बारे में लिखी हुई मिली। और जब मैं शूटिंग के लिए दिल्ली चली गई तो वहां पे वनमाला बेन पारिक नाम की एक महिला है, वो आश्रम में पैदा हुई और पली। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कस्तूरबा जी को बचपन में देखा था, तो उनसे मुझे बहुत सारी बातें बहुत फायदेमंद जो रही हैं, वो छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत जरूरी बातें मुझे उनसे पता चली। और एक बात यह है कि हमें बहुत सारे सीन्स भी ऐसे थे जिसमें चरखा चला के बात करनी थी और चरखा तो बिल्कुल नहीं आता था। तो सीखा आपने? तो हाँ जी सीखा। 2-2.5 महीने हमने आश्रम में सीखा या कहीं और? नहीं, दिल्ली में शूटिंग से पहले जो 1 महीना हम गए थे वो उसी के लिए हम गए थे कि हम चरखा सीख सकें और हमारा जो कुछ पढ़ाई है इस रोल के बारे में वो भी कर सकें। और तीसरा फिल्म थी अंग्रेजी में और ठीक शब्दोच्चारण के लिए मुझे ट्रेनिंग लेना पड़ा। अच्छा रमेश देव साहब, आपने इस प्रोग्राम के लिए अपने साथी जो चुने हैं वो कौन से हैं? अमीन साहब, सही मानों में तो मेरा पहला और आखिरी साथी एक ही है, मेरी बीवी सीमा। ओहो, ये यहाँ बैठी हैं इसलिए तो नहीं कर रहे हैं आप? जी नहीं, सच कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको पहले उनके बारे में बताऊंगा जिनसे मैं सीमा से भी पहले मिला। ओहो, यानी आपकी जिंदगी में कोई और भी आई थी? माफ कीजिएगा, आई नहीं थी, आया था, यानी मेरे गुरु राजा परांज पे। अच्छा अच्छा अच्छा, राजा परांज पे। वो तो मराठी स्टेज और फिल्म के बहुत ही माने हुए एक्टर और डायरेक्टर हैं। जी हाँ, लोग उन्हें मराठी का पॉल मुनि कहते हैं। उन्होंने ही पेडगावचे शाणे और लाखाची गोडे से अच्छी फिल्में देकर मराठी फिल्म को हिंदी फिल्म के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। वो खुद जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उतने ही अच्छे डायरेक्टर भी। तो राजा परांजपे साहब से आप किस तरह मिले, जरा बताइए। अमीन साहब, बात ये शुरू हुई कि मैं कोल्हापुर का रहने वाला हूँ। फादर बहुत बड़े लीगल एडवाइजर थे, एडवोकेट हैं, और भाई आर्मी में कैप्टन। अच्छा। मैं खुद बम्बई में पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था। पुलिस इंस्पेक्टर? अच्छा। जी हाँ। रिटन टेस्ट में मैं पास हो चुका था। फिजिकल टेस्ट देने के लिए
बम्बई आ रहा था, जिसमें कामयाबी यकीनन थी। अच्छा। सोचा रास्ते में पुणे में एक दिन भाई के साथ मिल लूं। हाँ। तो मैं भाई के साथ गाड़ी में जा रहा था, इतने में एक गाड़ी सामने आकर रुक गई। अच्छा। वो राजा साहब की गाड़ी थी। ओहो, यानी वो आपके भाई को जानते थे? बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दोनों की बातें शुरू हुई और बातों बातों में उन्होंने मुझे देख लिया और पूछा कि यही तुम्हारा छोटा भाई है ना, जो मराठी पिक्चर में छोटे छोटे काम करता है। अच्छा, यानी आप फिल्मों में छोटे छोटे काम किया करते थे? जी हाँ, कॉलेज भी करता था और साथ साथ बस ये शौक करता था मैं। अच्छा अच्छा। मेरे तब राजा जी काफी देर तक देखते रहे और बाद में कहा कि देखो इसे कल मेरे ऑफिस में भेज दो। अच्छा। एक बहुत ही अच्छा विलन का रोल आया है। विलन का रोल? जी हाँ, और मैंने जो कुछ सोचा है, जो कुछ विजुअलाइज किया है, ये लड़का यानी मैं एकदम फिट लगता हूँ उस कैरेक्टर के लिए। अब मैं चक्कर में पड़ गया, बम्बई जाकर इंस्पेक्टर बनूं या फिल्मों में विलन बनूं। तो आपके भाई ने आपको क्या मशवरा दिया? वो बोले जो चाहो सो करो। आमीन साहब, मैं सोचता रह गया। एक तरफ तो सामने परमानेंट नौकरी थी और दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी थी। आखिर शौक की जीत हुई और मैं 1957 में फिल्म आलिया भोगा से मैं विलन बनकर आ गया। और मैंने सुना है रमेश देव साहब कि आपका वो रोल काफी कामयाब रहा, बल्कि लोग तो आपको मराठी फिल्मों का प्राण कहने लगे उसके बाद। जी हाँ। अच्छा, राजा परांजपे के साथ घटी हुई कोई घटना अगर याद हो आपको तो बताइए। वैसे घटनाएं तो बहुत हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी घटना है। उनकी एक पिक्चर थी, बहुत ही अच्छी चली थी, बहुत ही अच्छी है, परछाया करके। हाँ, अच्छा। उसमें मैं यंग एज से लेके 60 साल के बूढ़े का रोल कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी पत्नी सीमा मेरी बेटी बनी थी। बेटी बनी थी? अच्छा। जी हाँ, हमारी नई नई शादी हुई थी। अच्छा, उन्हीं दिनों? हाँ। और शॉट ये था कि सामने से सीमा आती है और मैं उसे कहता हूँ कि आओ बेटा आओ। अच्छा। और काफी लंबा शॉट था। बस जिंदगी में मैं इतना नर्वस शायद पहले कभी नहीं हुआ था। यानी पत्नी को बेटी कहते हुए? जी हाँ। जब 5-6 रिटेक्स हो गए तो राजा साहब बहुत बिगड़ गए। कहने लगे सिर्फ अच्छी शक्ल होने से आदमी आर्टिस्ट नहीं बनता, किसी दूसरे को ले लेता बहुत अच्छा होता। चलो एक फाइनल टेक और ले लेते हैं और बाद में पैकअप। अच्छा। अब मेरी तो ऑकवर्ड पोजीशन हो गई थी, वाइफ के सामने मेरी छुट्टी हो रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा कि दादा एक फाइनल रिहर्सल करें और बाद में टेक। वो बिगड़ कर बोले नहीं, रिहर्सल नहीं, लास्ट टेक। अच्छा। मैंने सोचा चलो, तो साहब शॉट शुरू हुआ। मैंने बोलना शुरू कर दिया। लंबा शॉट था। शॉट पूरे होते ही दादा की आवाज आई, कट, बैकअप। अरे 2 मिनट के लिए मैं वैसे ठहरा रहा। दादा ने दौड़ के आके मुझे गले लगाया। अच्छा। और कहा कि बेटे बहुत ही अच्छा शॉट दिया है तूने, बहुत ही अच्छा शॉट दिया है। मैंने पूछा कि लेकिन दादा ये पैकअप क्यों? वो बोले बस आज का कोटा पूरा हो गया, अब चलो मेरे साथ खाना खाने के लिए। अच्छा अच्छा, और आप गए? जी हाँ, मेरी बेटी मेरा मतलब है मेरी बीवी सीमा के साथ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो रमेश देव साहब अब किसके बारे में बताएंगे आप? मेरा ख्याल है सीमा भाभी के बारे में बताएंगे ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए उनकी आपसे मुलाकात सबसे पहले? बस यही अजब तेरी कारीगरी रे करता। अच्छा, यानी ये भी कुछ ऐसा ही मामला है? जी हाँ। हाँ, तो ये बताइए सीमा जी से आप पहले कहाँ मिले? लोकल ट्रेन में, 3rd क्लास के डिब्बे में। लोकल ट्रेन में 3rd क्लास के डिब्बे में? अच्छा। जी हाँ, मुझे मराठी फिल्मों में थोड़ा थोड़ा काम मिलता था। बस इतनी ही इनकम होती थी कि 3rd क्लास के डिब्बे में चल सकूं। मैं उन दिनों ओपेरा हाउस पर रहता था और सीमा गिरगांव में। 16 फरवरी 1958 की बात है कि हम दोनों ग्रैंड रोड स्टेशन से सवार हुए और इत्तेफाक से आमने सामने बैठे। 16 फरवरी 1958, यानी रमेश देव साहब आपको अब तक वो तारीख भी याद है? पहले तो याद नहीं था। हाँ। सीमा ने बताया। अच्छा, यानी उनको याद है? जी हाँ। ये बिल्कुल ये लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है। हाँ, तो मुझे लगा कितनी भोली भाली सिंपल लड़की है ये। हाँ। देखते ही देखते, यानी सीमा जी को देखते ही देखते? हाँ, देखते ही देखते गोरेगांव आ गया। मैं उतरा तो पीछे पीछे ये भी उतरी। अच्छा। मैं चला तो पीछे पीछे ये भी चली। स्टेशन से फिल्मिस्तान तक हम लोग ऐसे ही चलते रहे। अब मैं सोचने लगा कि ये उल्टा मामला क्या है, ये मुझे क्यों फॉलो कर रही है।
वैसे था तो मैं हैंडसम। था क्यों रमेश देव साहब, अब भी हैं। शुक्रिया। तो मैंने तय कर लिया, अगर ये लड़की मेरे पीछे पीछे फिल्मिस्तान के अंदर भी आ गई तो मैं समझूंगा कि मैंने इसके बारे में जो कुछ भी सोचा है वो गलत निकलेगा। अच्छा, यानी बहुत कुछ सोच लिया था आपने उसके बारे में। जी हाँ। अच्छा। वो स्टूडियो में भी मेरे पीछे पीछे आ गई और फिर हम दोनों सेठ जी के सामने मौजूद थे। ओहो। हाँ, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये भी मेरी तरह फिल्म आलिया भोगासी के लिए आई थी। अच्छा। हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन हो गया। ओहो। मुझे एक शॉट याद आ रहा है। हाँ, जरूर जरूर। मैं विलन था। सीमा और 5-6 लड़कियां मेरे सामने लाई जाती है। मैं कहता हूँ इसे काबुल भेज दो। अच्छा। इसे ईरान भेज दो। और जब सीमा का नंबर आता है ना तो मैं कहता हूँ इसे मेरे घर भेज दो। वेरी गुड। भाई वाकई संजोग की बात है रमेश देव साहब कि जो डायलॉग आपने वहाँ कहा वो सच हुआ और भगवान ने आपकी सुन ली। अच्छा, ये बताइए, अगर आप बुरा न माने तो आपका जो रोमांस था वो डेवलप किस तरह हुआ? डेवलप कैसा हुआ? ज्ञानबा तुकाराम, आपको याद है? ज्ञानबा तुकाराम, अच्छा, वो काफी मशहूर मराठी फिल्म थी। ठीक थी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छी फिल्म थी, कामयाब फिल्म थी। अच्छा जी, उसकी शूटिंग चल रही थी। उसमें हम दोनों हीरो हीरोइन थे। जी। पूना के करीब एक गांव में हमारी शूटिंग हो रही थी। जी। सीन ये था कि एक बैलगाड़ी पर घास पर बैठे हुए हम दोनों लॉन्ग शॉट से काफी दूर से आते हैं। अच्छा। चुनाचा हम दोनों बैलगाड़ी में दूर एक साइड में रुके हुए थे कि आवाज आए और हम चले जी कि बादल आ गए। बादल आ गया? जी हाँ, इधर शॉट रुका रहा और उधर हम दोनों। वेरी गुड। सिर्फ हम दोनों। अमीन साहब, वो एक मौका, बड़ा अच्छा मौका, मुश्किल से हमारे हाथ आया था। अच्छा, मुश्किल से कैसे? वरना ये हर वक्त शर्माती रहती थी या कोई न कोई इसके साथ रहता था। अच्छा, तो मतलब ये वाकई बहुत ही रोमांटिक मौका था। जी हाँ, और मैंने न मौका छोड़ा न सीमा को। और शादी हो ही गई आप दोनों की। जी हाँ। अमीन भाई, आप स्कूल में मेरे से 10-15 साल सीनियर रहे। हाँ, वो सिंधिया स्कूल ग्वालियर में। जी हाँ, और आप घड़ी घड़ी मुझे साहब साहब कह रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए जाके कोने में खड़े हो जाओ कान पकड़ के। अच्छा, तो ये बताइए क्या कहूँ आपको? आप मुझे जलाल कहिए। जलाल कहूँ? जी हाँ। बहुत खूब। तो जलाल जरा कान पकड़कर कोने में। ओ माफ करना, प्रोग्राम के बाद होगा ये भी। ये बताओ, आज के प्रोग्राम के लिए जलाल तुमने साथी अपने कौन से चुने हैं? मेरा पहला साथी मेरा बाप। अच्छा, यानी आगा साहब। जी हाँ। अच्छा अच्छा, बताओ उनके बारे में कुछ। उन्हें मैं डैडी भी कहता हूँ, पप्पा भी कहता हूँ, अब्बा भी कहता हूँ। वो डिपेंड करता है, मतलब मेरे काम के, मतलब क्या काम निकालना है उनसे, उस मुताबिक मैं हर चीज कहता हूँ। अच्छा। डैडी वैसे बहुत ग्रेट चीज है। अगर जब डैडी ने मुझे इंस्टीट्यूट में भेजा, यानी पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में? जी हाँ। तो मुझे वहां भेजा तो मुझे पूछा कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में गरीब से गरीब लड़के को कितना मिलता होगा? कितना मिलता होगा? तो मैंने कहा उनसे, मैंने कहा 150 करीब 200 रुपए मिलते होंगे मैंने के। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बस तुमको भी उतना ही मिलेगा। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मुझे रहना है, मुझे कपड़े धुलवाने हैं, खाना खाना है, 200 रुपए कैसे होगा? कहता अगर वो गरीब लड़का कर सकता है तो तुमको सीखना पड़ेगा, तुमको भी ऐसी जिंदगी काटनी होगी। अच्छा, बहुत खूब। तो अमीन भाई, मैं सुबह उसल पाव खाता था। उसल पाव? उसल पाव और चाय 4 आने में मिलता था। मैं ये सब मिला के 4 आने में खा जाता था। भजिए खाता था। बहुत मतलब टफ जिंदगी गुजारी मैंने। हाँ। और डैडी ने इंसिस्ट किया कि ऐसी टफ जिंदगी गुजारनी तुमको, तब तुम सीखोगे कि पैसे की कदर क्या होती है, लोगों की कदर क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। बहुत खूब। और जब मैं एक बार इंस्टीट्यूट के ट्रिप के साथ मैं जब दिल्ली गया तो उन्होंने मुझे सिर्फ 150 रुपए दिए। अच्छा। तो वो ट्रेन की टिकट में, वहाँ खाने में, इसमें उसमें 3 दिन में दिल्ली पहुंचने के बाद पैसे खत्म हो गए। फिर मैं 2 दिन तक भूखा रहा। अमीन भाई, इतनी ठंडी थी वहां पे। और वहां से मैंने डैडी को एक चिट्ठी लिखी, आखिर एकदम तंग आके। मैंने कहा ये आपका ये जिंदगी मतलब टफ गुजारो, ये वो, मैं फेडअप हो गया, एकदम बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अच्छा। तो मैंने उनको ऐसी चिट्ठी लिखी और वो बहुत खुश हुए। मुझे बाद में पता लगा, मम्मी ने बताया मुझे। बहुत खुश हुए? बहुत खुश हुए। वो क्यों? कि भाई लड़का जरा मतलब अभी बोल्ड हो गया है, मेरे से बात करता है, सीधा कहता है कि मैं ये हो गया वो हो गया। मतलब बहुत खुश हो गए डैडी कि मेरा लड़का मतलब आज हिम्मत वाला हो गया। बहुत खूब। क्योंकि मैं बहुत डरता था डैडी से, मेरी बहुत पिटाई करते थे ना। बहुत पिटाई करते? बहुत पिटाई करते थे मेरी। भाई तुम्हारी सेहत से मालूम तो नहीं होता कि वो पिटाई किया करते थे? तो पिटाई डैडी करते थे, साइड में मम्मी ले जाके मेरे को खाना खिला दी। अच्छा। तो जब वहां से मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं फेडअप हो गया हूँ, तो आखिर उन्होंने 500 रुपए का मन TMO कर दिया। अच्छा। और मैंने मतलब सब पिक्चरें देख पाया वहाँ पे फेस्टिवल के, अच्छी तरह से मतलब ट्रिप निकल आया अच्छी तरह से। बहुत खूब। और डैडी की एक चीज और है अमीन भाई
कि जब मैं छोटा सा था तो एक मेरा दोस्त था, तो वो बॉक्सिंग सीखता, तो मैं उसके पास गया, उसने कहा चलो मैं तुमको बॉक्सिंग सिखाता हूँ। उठा के एक ही घुमा दिया उसने, मैं तो एकदम जमीन पे चित हो गया। तो रोता हुआ वापस आया एकदम है करते हुए एकदम। तो डैडी का क्या बात है? मैंने कहा अरुण ने मुझे मारा। तो कहता रोता क्यों, जाओ वापस मारो उसको। अच्छा, मैंने सोचा कि डैडी के साथ हमदर्दी करें, कहता मत रो मत रो। उन्होंने कहा जाओ वापस मारो, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। तो मैं तो एकदम शॉक खा गया, ये क्या कर दिया। तो वापस गया, मैंने उठा के उसको एक घुमा दिया वापस। उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया मिला, और डैडी हमेशा मुझे मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत देते रहे, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज मतलब मैं इंडस्ट्री में जब ज्वाइन किया, मैंने डैडी से कहा, मैंने कहा आप मुझे हेल्प मत कीजिए, मैं अपने हाथों में जैसे आप इंडस्ट्री में बड़े हुए हैं अपने आप से, वैसे मैं भी करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, ये बताओ कि सुना गया है कि हिंदुस्तानी फिल्मी जगत में कदम रखने से पहले तुमने कुछ रूस का दौरा किया था और वहाँ कुछ फिल्म क्राफ्ट सीखा था। और हाँ अमीन साहब, मुझे मौका मिला था रूस जाने का, मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा था। अच्छा। मैं तकरीबन 5 साल रूस में रहा, मॉस्को में, वहाँ की फिल्म इंस्टीट्यूट में मैंने तालीम हासिल की। वहाँ पर मैंने सिनेमाटोग्राफी यानी चलचित्र कला की तालीम हासिल की। अच्छा। और खास तौर से डायरेक्शन की तालीम ज्यादा हासिल की मैंने। अच्छा अच्छा जी हाँ। अच्छा भाई, तो ये बताओ कि जब तुमने डायरेक्शन सीखी वहाँ इतनी ज्यादा, जी हाँ, हैं, तो उसके बाद यहाँ आकर कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग जो थी, तुम्हारे इरादे जो थे, जी हाँ, जी हाँ, कुछ ट्रेनिंग बिखर गई, इरादे बदल गए और तुम एक्टर बन गए, ये कैसे हुआ? ये बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है अमीन साहब। वो हुआ क्या कि मैं दरअसल डायरेक्शन करने वाला था, एक फिल्म है पवित्र पापी, तो उसका मैंने स्क्रिप्ट लिखा और मुझे बुलाया गया वहां से। वालिद साहब ने मुझे कहा, मरहूम बलराज साहनी साहब ने, कि बेटा तुम आओ और पवित्र पापी की डायरेक्शन करो। मगर जब मैं वहां से लौटा रूस से, तो यहाँ तो मेरी आदत नहीं थी, कुछ जरा बुरा लगता था मुझे वालिद साहब से पैसे मांगना, और कड़की का आलम था उस जमाने में। तो असीत सेन साहब ने मुझे एक छोटा सा रोल दिया अपनी फिल्म में अनोखी रात में, और 10,000 रुपए उन्होंने मुझे ऑफर किए। तो मैंने कहा ठीक है, पॉकेट मनी, 6 महीने 1 साल इससे गुजारा कर लूंगा। तो मैंने ऐसे ही यूं ही मतलब शौकिया तौर पर उस फिल्म अनोखी रात में काम किया, और ज्यादा तो मेरा इरादा था डायरेक्शन करने का। लेकिन चूंकि अनोखी रात में लोगों ने मेरा काम पसंद किया, तो पवित्र पापी के प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया साहब ने मुझसे कहा कि बेटे, इस पिक्चर की डायरेक्शन करने के बजाय अब तुम इसमें हीरो का काम करो। और मैंने वही किया। फिल्म लाइन में सिर्फ एक ही बलराज साहनी हुए हैं, और मेरे ख्याल में आइंदा भी उन जैसा कलाकार नहीं होगा। वो जिस मकाम पर पहुंचे थे, वो सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज सुधार वगैरह के लिए भी बहुत कुछ किया, फिर लिखते भी थे बहुत अच्छा। जहां तक हमारे दोनों के ताल्लुकात की बात है, तो मैं अपने आप को बहुत ही बेइंतहा खुशनसीब समझता हूं कि मुझे एक ऐसा पिता, ऐसे एक वालिद साहब मिले। सबसे अच्छी और प्यारी बात यह है कि उन्होंने कभी पिता जैसा व्यवहार नहीं किया मेरे साथ। अच्छा अच्छा। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और वो कहा करते थे कभी कभी कि बेटा तुम ये डैडी डैडी या पापा पापा मत कहो, मुझे बलराज कह के पुकारो। अरे, क्योंकि हम दोस्त हैं यार, हमारी दोस्ती है, और मैं चाहता हूं कि तुम और हम दोस्तों जैसा हमारा मतलब आदान प्रदान हो। बातें भी जब हम किया करते थे, तो कोई ऐसा वो उन्होंने कोशिश नहीं की कि कोई खौफ पैदा करें मुझ में। बहरहाल उनकी खासियत ये थी कि वो जो सिखाना चाहते थे मुझे, वो एक इतनी खूबसूरती से सिखाते थे, मतलब एक चलते चलते, एक उड़ते उड़ते ऐसी बात कह जाते थे जो कि बिल्कुल दिल में लगती थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि बेटा, एक ही ईमान आदमी का होता है, एक ही धर्म होता है, और वो है आदमी का काम। कि तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारा गुरुद्वारा, ये वो सेट है, ये वो जगह है जहां तुम काम करते हो। और इबादत, सबसे बड़ी इबादत है तहे दिल से काम करना। ये उनकी जो बात है, मैं कभी भूल नहीं सका। और जैसे कि दिलीप साहब ने बहुत सही कहा है वालिद साहब के बारे में, कि ये एक ऐसे शख्स थे जिनको नफरत से नफरत थी। नफरत से नफरत थी, वाह। उन्होंने मुझे जिंदगी में सिर्फ यही सिखाया कि बेटा, सबसे जरूरी चीज है मोहब्बत। सबसे जरूरी चीज है मोहब्बत उन लोगों के लिए जिनके पास वो चीजें नहीं जो तुम्हारे पास हैं, यानी कि आवाम, हमारे जो मुल्क के मजदूर हैं, किसान हैं,
तो ये चंद चीजें हैं जो विरासत में मुझे हासिल हुई हैं। अच्छा ये बताओ कि उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला? हाँ, पवित्र पापी में काम करने का मौका मिला। और वहां भी एक उन्होंने अजीबोगरीब वहां हादसा हुआ कि एक जगह मैंने वो शॉट अब फिल्म में नहीं है, मैंने उनकी तरफ थूकना था। तो अब रहे वो वालिद साहब और सामने जब खड़े हुए और शॉट का वक्त आया तो मैंने डायरेक्टर से कहा कि ये मुझसे नहीं होगा भाई, मैं इतनी बुरी गाली देकर अपने पिता की तरफ थूकूं, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो वालिद साहब ने ये सुन लिया और मुझे सेट से बाहर ले गए और उन्होंने कहा, देख बेटा, मैं इस वक्त जब मैं सेट पे हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं वो कैरेक्टर हूं जो मैं तुम्हारे सामने जिसकी मैं अदाकारी कर रहा हूं। इसलिए जो बात तुमने कही है वो मेरे बेटे को तो कभी नहीं कहनी चाहिए थी। अब तुम अंदर चलो मेरे साथ और तुम थूकोगे ही नहीं बल्कि तुम मुझे चांटा भी मारोगे। अरे क्योंकि ये स्क्रिप्ट में जो लिखा है, अब तुम मेरे लिए परीक्षित नहीं और मैं तुम्हारे लिए बाप नहीं, हम दोनों आर्टिस्ट हैं। तो वो इस हद तक अपने काम में डूबे हुए थे कि वो हकीकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। तो ये थी अमीन सयानी की आवाज। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और नई बातचीत के साथ। गोरे गोरे चांद के मुख पर काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद के मुख पर काली काली आंखें हैं। देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं। गोरे गोरे पल्ला क्या सरकाना, मुँह से पल्ला क्या सरकाना। इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना। इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे अंधेर है सब कुछ, वे जिनके अंधेर है सब कुछ। ऐसी बात है इनमें क्या, आंखें 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 सब है बराबर, कौन निराली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे बेदेखे आराम नहीं है, बेदेखे आराम नहीं है। देखे तो दिल का चैन गया,
देखने वाले देखने वाले देखने वाले यूं कहते हैं भोली भाली आंखें हैं, देखते जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं, गोरे गोरे। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको, हमारी जान जाती है अदा कहते हो तुम इसको। बड़े मासूम कातिल हो सजा देते हो तुम मुझको, बड़े मासूम कातिल हो सजा देते हो तुम मुझको। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। खिलौना जान कर हम तुम, मेरे दिल को न तोड़ो तुम। खिलौना जान कर हम तुम, मेरे दिल को न तोड़ो तुम। मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला, अब न छोड़ो तुम। मैं राही हूँ मोहब्बत का अकेला, अब न छोड़ो तुम। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है। मेरे दिल में चले आओ कि ये घर भी तुम्हारा है। तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है। तुम्हारा प्यार ही अब मेरे जीने का सहारा है। कहाँ चल दिए दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा।
दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जो अपनी सच्ची सूरत दिखा दे ऐसे नहीं दुनिया वाले। सबने ही अपने चेहरों के आगे झूठ के पर्दे हैं डाले। मीठी होठों पे बात दिल में रहती है घात, दिल का होठों से नाता ही टूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। तुझे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ शामों सहर ये, कहाँ
दिन रात मेरे बहुत रुसवा हुए हैं, यहाँ जज्बात मेरे नई तहजीब है ये, नया है ये जमाना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना। मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना, मेरी गुस्ताखियों को खुदारा माफ करना। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है। कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा। तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया। पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया। बेदर्दी बालम ने मोहे फूंका गम की आग में, फूंका गम की आग में। बिरहा की चिंगारी धरती दुखिया के सुहाग में, दुखिया के सुहाग में। पल पल मनवा रोए छलके नैनों की गगरिया, नगरी नगरी
तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। Thank you.